रूपाली राणा, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। फोकस करेंगे सोने चांदी पर, जहां पर चमक फीकी होती हुई दिखाई दी है। सोने के भाव 60,000 के नीचे फिसले हैं, 72,000 के नजदीक आ चुकी है चांदी। क्या भाव यहां से और नीचे जाएंगे? क्या ये खरीदारी का मौका बन रहा है? क्या रहेगी रेंज और एक बड़े इवेंट से पहले कैसी रह सकती है चाल? इस पर करेंगे फोकस। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर वापस चाल बदलती हुई दिखाई दी है, और एग्री कमोडिटीज पर तो फोकस करेंगे ही। और बातचीत करेंगे सरसों की कि क्या प्रोडक्शन सरसों की कम रह सकती है, क्या उत्पादन कम रह सकता है। इस स्थिति में डिमांड सप्लाई की सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रही है और प्राइसेस पर क्या होगा असर, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया है, आईएफएस सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च अनुज गुप्ता है, जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा और विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डेटा भी हमारे साथ आगे मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर एमसीएक्स पर भाव 60,000 के नीचे फिसलते हुए दिखाई देंगे। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $1962 के नजदीक गोल्ड का भाव कॉमेक्स पर आ चुका है। तो प्रेशर यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा इवेंट जो है यहां से आगे बुलियंस के लिए, वो है डेट सीलिंग की नेगोशिएशंस, जहां पर बाइडेन गवर्नमेंट काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि पॉजिटिवली उसको क्लोज करेंगे। लेकिन सो फार थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन प्राइसेस यहां से किस ओर जा रहे हैं, कैसी डिमांड है, क्या सिचुएशन है, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं संयम मेहरा के पास, जो हमारे साथ मौजूद है। संयम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। 60,000 के नीचे भाव आया है। अब सवाल यही है कि यहां से प्राइसेस और कितना नीचे जा सकते हैं? 1 जून के बड़े इवेंट से पहले क्या रेंज रह सकती है? क्या व्यू है आपका फिलहाल? देखिए, भाव जो है अभी $1962 से नीचे में $1920 के आसपास गोल्ड आएगा। 58,500 या 58,700 के आसपास एमसीएक्स भी आने की संभावना है। जो डेट सीलिंग यूएस का हुआ है, उसके वजह से भी ये भाव जो है नीचे घटे हैं। अभी समर डोल्ड्रम्स के हिसाब से ये गोल्ड रेट्स जून 18 के आसपास तक ऐसा 18 जून के पास जो आएगा हल्का हल्का, उसके बाद संयम जी, आपकी वॉइस में टेक्निकल ग्लिच जैसा कुछ है। हम आपके पास वापस लौटने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे संयम जी कह रहे थे कि 1920 तक की आने की गोल्ड की पॉसिबिलिटी है। भारतीय बाजारों में 58,700 तक के यहाँ पर प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे, और खरीदारी फिर हम यहाँ पर मार्केट्स में फिजिकल तरीके से भी लौटता हुआ देखेंगे। एक प्राइस व्यू यहाँ पर विकास से भी ले लेते हैं। विकास, आपको क्या लगता है, कितनी गिरावट सोने में अभी और बाकी है? देखिए, इवेंट वाला वीक है सामने में, एंड गोल्ड में एक मच अवेटेड मतलब अपर सीलिंग में जाने के बाद गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। 58,500 से 59,000 का जो जोन है, ये रिट्रेसमेंट में बहुत ही वाइटल सपोर्ट का काम करेगा। इस जोन पे गोल्ड पे एंट्री बनता है। एंड स्पॉट में भी जो गोल्ड है, स्पॉट में भी गोल्ड देखिए अभी $1962 के करीब है। तो 1930 से $1935 जो है, वो भी एकदम सपोर्ट का ही जोन है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में एमसीएक्स पे जो गोल्ड का भाव है 58,000 करीब जब आता है ना, तो यहाँ पे एंट्री का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे लिया जा सकता है गोल्ड को। संयम, क्लियरली जैसे विकास ने भी कहा कि प्राइसेस में यहाँ पर डिक्लाइन है, तो वो एक एनोनिमस सी राय बनती हुई नजर आ रही है कि भावों में और गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन खरीदारी की यहाँ पर बात करें, और मैं कल जवेरी बाजार घूम रही थी और सब दुकानों में लोग थे। ऐसा नहीं था कि बहुत लंबी लाइंस थी, लेकिन खरीदार अच्छे खासे थे। और जितने लोगों से वहां पर बात हुई, यही सुनने को मिला कि 2000 के नोट ही बाजार में आते हुए नजर आए हैं। तो पिछले 3-4 दिन का एज ऑफ नाउ तक का क्या सिनेरियो, क्या पैटर्न रहा? ये फ्राइडे सैटरडे के दिन जो काफी ग्राहकी थी, काफी फुटफॉल थी लाइन अंदर। लेकिन केवाईसी जो नॉर्म्स हैं, अभी गवर्नमेंट का जो पीएमएलए का एक्ट आया है, और अभी जीएसटी का हो गया, और अपना एचयूआईडी हॉलमार्किंग आ गई, उसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल कि केवाईसी के बिना आदमी कोई भी व्यापारी व्यापार कर सके। जो भी 50,000 के ऊपर नोट्स लेकर आ रहे हैं 2000 के, उनकी केवाईसी करके व्यापार अभी भी हो रहा है ज्वेलरी के अंदर। तो उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। 2016 के अंदर जो प्रॉब्लम आई थी, जो पैनिक था बाइंग का, वो हिसाब से पैनिक नहीं है। लेकिन जो भी कस्टमर केवाईसी करने को रेडी है, उसके साथ ज्वेलर है, सपोर्ट कर रहा है और ज्वेलरी दे रहा है। आने वाले 10 से 15 दिन तक ये ट्रेंड मुझे लगता है बरकरार रहेगा। जो अभी एसबीआई ने भी बोला कि 20,000 के ऊपर के नोट जो हैं वो कैश के अंदर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर भी पैनिक अभी बहुत कम है। ज्वेलर्स का पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट की इस नीति को, 2,000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइजेशन करने के अंदर। और उसके बाद जब भी आगे जाके इसके ऊपर जब 2000 नोट्स को बैंक के अंदर डिपॉजिट करने की जब भी कुछ अगर क्रॉस इंक्वायरी आएगी, उसके लिए ज्वेलर्स सब केवाईसी के साथ रेडी रहेंगे।
ओके संयम, एक चीज और है, चलिए ये तो एक पहलू हुआ कि 2000 नोट्स की विड्रॉल के बाद यहाँ पर रश ज्वेलर्स शॉप पे बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन प्राइसेस अगर हम देखें गोल्ड की, क्योंकि हायर साइड पर रहे हैं तो डिमांड इंपैक्ट हुई थी। अब क्योंकि 60,000 के नीचे प्राइसेस आज आए हैं, 58,700 तक की बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ 2000 नोट्स की विड्रॉल की वजह से फुटफॉल्स बढ़ी हैं। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए डिमांड फ्रंट पर यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, डिमांड कभी भी जब भी भाव बढ़ता है तो अचानक से लोग रुकते हैं बाइंग के लिए। अभी जब घटता है तभी भी एक बार रुकावट आती है कि और घट सकता है, लेकिन अगर 2000 के नोट जैसे कि अभी बैन हो, मतलब थोड़ा 3 महीने के बाद बंद होने वाले हैं, 4 महीने के बाद, उस वजह से लोगों का रुझान है कि एक बार यहाँ पर आके जो उनके पास नोट पड़े उनकी से गोल्ड ज्वेलरी की बाइंग भी की जा सकती है। सो इसके अंदर 10 से 15 दिन का ट्रेंड ऐसा रहेगा कि पहले से ग्राहकी 5 से 7% पहले से बढ़ेगी। और जिनके पास, रिपीट करना चाहूंगा, जिन कस्टमर्स के पास केवाईसी के सिस्टम बराबर होंगे उसमें बराबर उनको मिलेगा। गोल्ड के अंदर केवाईसी नॉर्म्स पूरा करने के बाद कोई भी प्रीमियम गोल्ड के अंदर नहीं है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कोई प्रीमियम नहीं है, आप केवाईसी पूरी कराइए और जो रेट मार्केट के अंदर चल रहे हैं उसी रेट के अंदर आपको गोल्ड मिलेगा। और उससे ये सुनने के बाद लोगों को, कस्टमर्स को और भी कॉन्फिडेंस आएगा इसके अंदर, बाइंग के अंदर, और 10 से 15 दिन तक ग्राहकी अच्छी रहेगी ये नोट ये रेट्स के अंदर भी। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा जो केवाईसी है वो 50,000 के ऊपर ही है। इन एनी केस बैंक्स भी यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 नोट तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में लेकर आए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यहाँ पर इसे कन्वर्ट भी किया जाएगा। संयम, यूजुअली ज्वेलरी के बिजनेस में एज ऑफ नाउ कितना कैश का काम होता है? और आप कहेंगे पिछले 3-4 दिनों में ये शायद बड़ा ही होगा, क्योंकि जितना जिनके पास है वो भी शायद उससे खत्म करना चाहेंगे। नहीं, अभी 70% काम डिजिटल हो गया था थ्रू डिजिटल एंड 30% कैश में था। लेकिन अभी इसके प्रोसेस आने के बाद 10% और इसके अंदर बड़ा होगा कैश का कंपोनेंट। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो गवर्नमेंट की सोच है कि पूरा का पूरा सिस्टम कैशलेस होना चाहिए, तो ज्वेलर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर इसको कैशलेस लेकर आएंगे। अभी 70% क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही है या दूसरे डिजिटल फॉर्मेट से हो रही है, 30% कैश में हो रही है। संयम, रिपोर्ट्स तो ये भी थी, उस पर भी आपका कमेंट लेना चाहेंगे कि 2000 के नोट के थ्रू जब बाइंग हुई तो प्रीमियम पर भी प्राइसेस रहे, ज्वेलरी के, गोल्ड के प्राइसेस प्रीमियम पर ज्वेलर्स ने दिए, तो इस पर क्या कमेंट है? देखिए, फ्राइडे सैटरडे के दिन थोड़ा सा पैनिक था, 2 दिन की क्या होगा, क्या कुछ अभी तक क्लैरिटी नहीं आई थी, उस वजह से ऐसा माहौल बना था। लेकिन मंडे से ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है और कोई भी प्रीमियम की बात नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा केवाईसी अपना आधार कार्ड या अपना पैन कार्ड अपना लेके जाएंगे, आप उसको देंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी प्रीमियम एक ज्वेलर आज करेगा। अगर एक आधा जन कोई आज करे, लेकिन लाइन में बाकी जन जो हैं वो प्रीमियम नहीं मांगेंगे, तो ऑटोमेटिकली रेट वही हो जाता है। मैं ये एश्योरेंस देना चाहूंगा सभी कस्टमर्स को कि कोई भी प्रीमियम ना देने की जरूरत नहीं है। अपने पूरा पेपर वर्क करें और वही रेट के अंदर ज्वेलरी बाय करें जो मार्केट के रेट्स हैं। एब्सोल्युटली। हमने ज्वेलरी एसोसिएशंस और ज्वेलरी हाउसेस की तरफ से वो एक इश्तिहार पेपर्स में आता हुआ देखा भी है कि वो कोई प्रीमियम चार्ज नहीं कर रहे हैं और प्रीमियम यहाँ पर देने की जरूरत भी नहीं है, जो संयम ऑफकोर्स हमें यहाँ पर भी बता रहे हैं। संयम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी हुई सोने पर कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर गिरावट की एक्सपेक्टेशन भी है और खरीदारी भारतीय बाजारों में बढ़ी है, और किस तरह से ज्वेलर्स यहाँ पर सरकार की जो या आरबीआई की जो कोशिश है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी हमने डिटेल सुना। बात यहाँ पर चांदी की भी करेंगे। और अनु, जिसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सोने के साथ साथ चांदी में भी गिरावट है, मेटल्स में भी आज मुनाफा वसूली है, लेकिन चांदी में पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या क्यूज है? मंजू जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, चांदी अगर आप कंपेयर करेंगे गोल्ड से तो थोड़ा सा एक स्लगिश ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पर एक बिकवाली हमने हावी होते हुए देखी है। $26 से हमने देखे तो करीबन $23.5 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर इनफैक्ट अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो वहाँ पर 78,000 की हाई बनाने के बाद प्राइस करीबन 72,000 के आसपास आते हुए दिखाई दिए। तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया है। इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड, और जैसे हमने बेस मेटल में भी गिरावट देखी है, तो उसका असर सिल्वर पे आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी एक डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको $23 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। ऊपर अगर बाउंस बैक आता है 72,600 के आसपास तक, तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 73,400 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 71,500 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर में एक डाउनसाइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट्स भी नेगेटिव शो कर रहे हैं और डिमांड कंसर्न अगर देखें तो अभी उतना स्ट्रांगली डिमांड नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी
जून और जुलाई के महीने में आपको थोड़ा डिमांड कम देखने को मिलेगा। जुलाई के एंड से हम देखेंगे कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, तब आपको अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आने वाले मुझे लगता है कि जो एक महीना है इसमें मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा बहुत प्रेशर भी आपको भावों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये बात रही चांदी की, जहां पर प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। 71,500 ये नियर टर्म लेवल्स देख रहे हैं अनुज सिल्वर पर, इसीलिए बिकवाली की भी सलाह है। 73,700 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। विकास का एक कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का ट्रेंड पिछले एक हफ्ते में क्रूड प्राइसेस का रहा है, एक टाइट रेंज में और एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 6,000 के ऊपर नीचे भाव हम जाते हुए देख रहे हैं। यूएस गैसोलीन डिमांड बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस में भी प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। क्या व्यू इन लेवल से कच्चे तेल पर विकास? देखिए, क्रूड ऑयल में जैसे कि था, इसने अपने वीकली टाइम फ्रेम पे एक बॉटम बनाया 55-5600 पे, वहां से एक इमीडिएट रिवर्सल दिया। अभी ये 6000 पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, काफी दिन से 5900 6000 के बीच में घूम रहा है क्रूड ऑयल। बट इसमें कोई भी मोमेंटम आएगा तो 6100 के ऊपर ही आएगा। जब एमसीएक्स में वो 6100 के ऊपर चलेगा, तब इसमें एक फ्रेश मूव आएगा जो कि इसको 6280 और 6350 तक लेके जा सकता है। फिलहाल नहीं तो अगर ये इस रेंज को नहीं तोड़ता तो ये वापस रिट्रेसमेंट में 5800 5900 के बीच में आके रुक जाएगा। तो इसको ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है 6100 के ऊपर, तभी कोई फ्रेश मोमेंटम इसको 6280 6350 तक लेके जा सकता है क्रूड ऑयल पे। रेदर देन नहीं तो फिर ये इसी कंसोलिडेशन फेज पे रख के ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। और वैसे कोई बहुत बड़ा डिमांड अभी इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो ऑलरेडी नीचे से 500-600 पॉइंट बढ़ चुका है, नीचे से 10% का एक मूव आ चुका है। तो थोड़ा ये कंसोलिडेट इस जोन पे और 5 से 10 दिन करता लग रहा है। साथ ही नजर यहाँ पर मेटल्स में डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। विकास, एनी टॉप ट्रेड्स यहाँ पर? हाँ, टॉप ट्रेड्स मेरा सिल्वर पे रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर को 71,000 के करीब में अगर मेरे को भाव मिल गया, तो इवेंट का वीक है, थोड़ा वॉलेटिलिटी भी ज्यादा ऊपर से ऑलरेडी करेक्टेड है, तो 71,000 71,300 के करीब सिल्वर मिलता है तो सिल्वर पे लॉन्ग करिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 70,800 के करीब का। एंड मेरे को लगता है यहाँ से सिल्वर बाउंस बैक में 73,800 और 74,700 तक जा सकता है। ओके, तो ये राय रही क्रूड और सिल्वर दोनों पर। अब बेस मेटल्स पर क्विकली एक व्यू ले लेते हैं अनुज। यहाँ पर प्रेशर सस्टेन कर रहा है, कल के बाद आज भी ज्यादातर बेस मेटल्स दबाव में ही है, क्या व्यू है? देखिए, बेस मेटल में डेफिनेटली एक दबाव देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अभी कुछ और प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। अगर हम बात करें बाइंग साइड की, तो एल्यूमिनियम मुझे लगता है अभी भी एक काउंटर है जहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगर डिप मिलता है 206 के आसपास तक एल्यूमिनियम में, तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 203 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 211 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें सेलिंग साइड में, तो मुझे लगता है कि जिंक के अंदर अभी कुछ और बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो करीबन 220 के आसपास जिंक में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 222 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे 216 तक देखने को मिल सकते हैं। कॉपर ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, तो करीबन 710 711 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से हम देख रहे हैं कि मार्केट रिवर्सल भी ले रहा है। तो 710 711 अगर दोबारा लेवल मिलते हैं तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 706 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 718 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं डिप में, जबकि जिंक के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही हैं आपके लिए बेस मेटल्स पर, कॉपर 712 के आसपास ट्रेड करते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, चर्चा करेंगे सरसों की एक ब्रेक के बाद। सरसों की कर लेते हैं, जहां पर एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने सरसों की फसल को अब 111.80 लाख टन के आसपास बताया है। हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के विजय डाटा है। विजय जी नमस्कार। ये जो लगातार डाउन ट्रेंड, डाउनग्रेड रादर जो हम सरसों की फसल का देख रहे हैं, आपकी नजर में अब फसल कहाँ है? मनीषा जी, फसल मार्च में निकाली थी तो उस समय वेदर रिलेटेड इश्यूज पेंडिंग रह गए थे, वाइज हमने की है। और 11-12 की क्रॉप है, ये भी कम नहीं है, क्रॉप काफ़ी है और इसमें कैरी फॉरवर्ड भी काफ़ी 8-10 लाख टन के करीब पिछले साल का है। तो कतई देश में शॉर्टेज में नहीं है, सरसों एक्सेस है और क्रश नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छी मात्रा में कैरी फॉरवर्ड जाने वाली है। ये भी बात हम काफी समय से जानते हैं कि सरसों के भाव जिस तरह से लगातार गिरे हैं, और वो डेटा चार्ट हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि एमएसपी के नीचे लगातार अब सरसों है और लगातार गिरती हुई नजर आई है, और ये ट्रेंड अब पिछले 2 महीने से जारी है। तो इवन एज जो डाउनग्रेड्स हम यहाँ पर फसल में आता हुआ देख रहे हैं, उसका कोई ज्यादा असर भावों पे नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी यहाँ पर अच्छा खासा है। तो अब भावों को लेकर क्या नजरिया बनता है?
तो पिछले साल इस समय सरसों तेल के भाव नीचे थे, सनफ्लावर से, पाम से काफी ऊंचे हैं सब्सटेंशियली। सरसों तेल की खपत भी कम हुई है। लास्ट ईयर इस समय रिफाइंड भी हो रहा था सरसों तेल दूसरे तेलों से, 1 ग्राम भी रिफाइंड नहीं हुआ है। करीब 15-20 लाख टन सरसों खप गई थी रिफाइंड होने में जी। 70-75-80 लाख टन के करीब ही सरसों क्रश हो पाती है, नहीं रहती है। बाकी सरसों फिर एक्सेस ही रहेगी, इस साल भी कैरी फॉरवर्ड ही जाने वाली है। जैसे आपने कहा विजय जी, हाँ विजय जी, जैसे आपने कहा पिछले साल की 8 लाख टन सरसों कैरी फॉरवर्ड है, इस साल हम क्या अनुमान लगा सकते हैं ऐसे कैरी फॉरवर्ड का भी? करीब 20-25 लाख टन मिनिमम जाएगी कैरी फॉरवर्ड। तो कब तक भाव सुधरता हुआ देखते हैं फिर आप या क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं विजय जी? हाँ। तेजी का कोई कारण बनता नहीं है जब तक विदेशों से कोई क्लू नहीं आवे। जितने क्लू हैं वो सारे फॉरवर्ड मंथ के सरसों सारे तेल ही नीचे ही रहने वाले हैं। सोयाबीन भी, सनफ्लावर भी खुल गया है आपके ब्लैक सी का, उसमें भी काफी सनफ्लावर तेल था, और वो जो सोया से 20-30-40 रुपए किलो ऊंचा बिकता था वो सोया से नीचे बिक रहा है सनफ्लावर भी। ब्राजील की बहुत अच्छी क्रॉप है सोयाबीन की, सोयाबीन के तेल का दबाव है। तो विजय जी, जैसे आपने कहा कि भावों में यहाँ पर दबाव ही रहेगा, तो यहाँ से भी कितनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन फिर इंडस्ट्री देख रही है? किलो गुंजाइश है, भाव घट सकते हैं। तो यहाँ से वो सुना नहीं विजय जी, 5 से 7% कितना गिर सकता है यहाँ से प्राइसेस? 5 से 7 रुपए किलो मैंने बोला है। अच्छा, 5 से 7 रुपए किलो, ओके ठीक है। ऑल राइट विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली फसल कम है, अच्छी खासी अवेलेबिलिटी यहाँ पर उसके बावजूद है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, क्रशिंग के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, मार्जिन्स हमने देखा था नेगेटिव यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे, तो काफी सारी चिंताएं लेकर वहां पर सरसों में है। और विजय जी कहते हुए कि 5 से 7 रुपए प्रति किलो यहाँ पर भाव और भी गिर सकते हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं खाने के तेल का पैक? जैसे कहा गया कि ओवरऑल अक्रॉस सेक्टर बेरिशनेस है। मनीषा जी, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो करीबन 112-113 लाख टन की क्रॉप है सरसों की। वहां पर अगर हम देखें तो 8 से 9 लाख के आसपास कैरी फॉरवर्ड भी है। हालांकि क्रॉप थोड़ी बहुत कम है, मगर कैरी ओवर की वजह से काफी अच्छी क्वांटिटी है, और अगले साल भी जैसा कि इंडिकेशन है कि अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड हम करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे या फिर अगर हम सोया ऑयल की बात करेंगे तो वहां पर भी हमने काफी भावों में गिरावट आते हुए देखी है। इम्पैक्ट जो है वो डिमांड साइड से है। डिमांड अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इंडस्ट्रियल डिमांड कुछ कम देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने भावों में नरमी आते हुए देखे। तो अक्रॉस द अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो यहाँ पर अभी प्राइस जो है वो काफी डाउन साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। इंटरनेशनल भी हमने पाम का प्राइस नीचे आते हुए देखा है, सरसों सोयाबीन के भाव भी नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल, क्योंकि अगर हम बात करें तो 3 महीने बाद आपको फेस्टिवल सीजन आते हुए दिखाई देंगे अगस्त से, तो उस टाइम पे डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। मगर तब तक क्योंकि भारत में अभी देखें तो गर्मी का सीजन है और जनरली समर सीजन में डिमांड कम देखने को मिलती है, तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अभी कुछ और जो है भावों में नरमी का रुख आने वाले 1 या 2 महीने में और देखने को मिलेगा। तो भाव यहाँ से और नरम हो सकते हैं, 5 से 7 रुपए किलो तक की कमी आ सकती है, विजय जी ने भी यहाँ पर बताया। तो ये तो बात ही मस्टर्ड की, लेकिन बाकी एग्री कमोडिटीज की अब बातचीत कर लेते हैं। और अनुज, राय आपकी स्पाइसेस पर, क्योंकि टर्मरिक हो या फिर जीरा जो कि फैंसी कमोडिटीज बनी हुई थी रिसेंट टाइम्स में, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग काफी बढ़ते हुए 7,800 पर आ चुका है टर्मरिक, और जीरा भी 44,000 के नीचे है। क्या व्यू है प्राइस वाइज दोनों पर ही? देखिए, जैसा कि मानसून का एक्सपेक्टेशन है कि आपको जून में 2 या 3 तारीख से मानसून हिट होता हुआ दिखाई देगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल मानसून का इम्पैक्ट है, डिपेंड करता है कि मानसून कैसा आता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अभी फिलहाल प्री जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी कुछ नरमी का ट्रेंड आपको जीरा टर्मरिक में देखने को मिलेगा। हालांकि जो बाइंग एक्टिविटी है, बाइंग इंटरेस्ट है, वो मार्केट में नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर जरूर हावी होता हुआ दिख रहा है। जो हमने पिछले हफ्ते मोमेंटम देखा था उसमें सेलिंग प्रेशर ही हायर लेवल पे आता हुआ दिखाई दिया था। तो हमें लगता है कि अभी जीरा में जो सेलिंग प्रेशर वो कंटिन्यू हो सकता है, और नीचे एक्सपेक्टेशन है कि एक बार 42,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जीरा में बिकवाली की सलाह रहेगी।
हालांकि टर्मरिक में हम देखें तो कहीं ना कहीं 8,000 के ऊपर प्राइस गए थे, वहां पे सस्टेन नहीं हो पाए, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड रहेगा। बट टर्मरिक में प्राइस अगर नीचे 7,700 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेंड लेना चाहिए। 7,550 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि ऊपर अगेन 8,000 तक लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे टर्मरिक और जीरा में एडवर्स सिचुएशन देखने को मिलेगी। जीरा में जहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, वहीं पर टर्मरिक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखी जा सकती है। तो जीरे में प्रॉफिट टेकिंग और इंटेंसिफाई हो सकती है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी दिख सकती है गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ से टर्मरिक में ये व्यू रहा स्पाइसेस पर। हालांकि अगर आप बाकी एग्री कमोडिटीज को देखेंगे आज के सेशन में, तो प्रेशर आपको कपास, साथ ही साथ ग्वार पैक सभी जगह देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया अनुज आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।